देखिए, जो आप लोग कमेंट करते हैं, उससे आप लोगों का भाव पता चलता है कि आप लोग क्या सोच रहे हो, क्या करना चाह रहे हो या क्या समझ रहे हो मार्केट को लेकर। कुछ कमेंट्स आए हैं जिसके रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर में, जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपकी परेशानी है और बहुत गलती आप करने की सोच रहे हो, वो नहीं करना। वीडियो देखना पूरा, काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है मनीष जोशी जी का। एज ऑफ नाउ बेस्ट इज टू मूव टू डेट वंस मार्केट करेक्ट देन मूव टू इक्विटी। समझ रहे हो? जैसे कि जो इक्विटी में नहीं करना चाहिए वही चीज करने के लिए ये सबसे ज्यादा उत्सुक हैं और भगवान इनको आके बता देंगे। भगवान ने आके इनको बताया है कि इक्विटी करेक्ट होने वाला है, इसलिए हमें अभी डेट के अंदर मूव कर जाना चाहिए और इक्विटी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जब मतलब इनको फिर भगवान आके बताएंगे कि अब यहाँ से इक्विटी ऊपर जाने वाली है, तो ये डेट से इक्विटी के अंदर मूव कर जाएंगे। देखिए, ये बिल्कुल ही बकवास, बेकार और सबसे गलत इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटजी है। हमेशा ही आपको अपने एसेट एलोकेशन को ऐसा रखना चाहिए कि आपको वैसे ही कि गोल्ड हो गया या कमोडिटी हो गई, या मतलब चलो कमोडिटी रियल एस्टेट हटा दे भी है, जो इक्विटी और डेट का रेशियो है हमेशा वैसा ही रहना चाहिए कि हमारा शॉर्ट टर्म का पैसा डेट में, लॉन्ग टर्म का पैसा इक्विटी में रहना चाहिए, ताकि कभी भी अचानक से मार्केट करेक्शन आ जाए तो हमें कोई परेशानी, प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए हमें इक्विटी डेट अपने हिसाब से रखना चाहिए। अब पूरा पैसा अभी डेट में मूव कर लेते हैं, पूरा पैसा बाद में इक्विटी के अंदर मूव कर लेंगे, तो कोई कभी भाई बड़े से बड़े इन्वेस्टर आज तक मार्केट को टाइम नहीं कर पाए, तो आप कहां से मार्केट को टाइम कर पाओगे? सब लोग, बड़े से बड़े इन्वेस्टर भी हमेशा 100 में से 50-50, 60-70 यही सब चांसेस रहती हैं। लेकिन जो 50-50 भी सही होते हैं, 10 में से 5 कॉल भी अगर सही होता है तो 5 के साथ बैठे रहते हैं, इसलिए वो अच्छा पैसा बना लेते हैं। तो सेम चीज अप्लाई होती है। एसेट एलोकेशन का ध्यान रखें। लेस देन 4 इयर्स का जो इन्वेस्टमेंट है डेट के अंदर जाएगा, मोर देन 4 इयर्स का इन्वेस्टमेंट इक्विटी के अंदर, एंड उससे भी मोर देन 8-10 इयर्स का इन्वेस्टमेंट इक्विटी के अंदर भी हाईली वॉलेटाइल फंड लाइक मिड कैप, मोमेंटम, स्मॉल कैप, इनके अंदर जाएगा। तो ये एसेट एलोकेशन अगर बना के रखते हैं तो बाकी कुछ सोचने समझने डरने की जरूरत नहीं, और बिल्कुल भी इधर से उधर जंप करने की कोशिश ना करें, मार्केट को टाइम करने। ये सबसे बेसिक रूल है इन्वेस्टिंग का कि मार्केट को टाइम नहीं करना है, और कभी भी इस रूल को भूलना नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, गौरव रंधावा जी कह रहे हैं पराग पारीख में झोल है 100%। मतलब इनका कहना है कि 100% भरोसा के साथ ये कह रहे हैं कि पराग पारीख फंड में झोल है। क्या झोल है भाई? ये डिविडेंड री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये तो पराग पारीख के साथ नहीं, ये तो किसी भी फंड के साथ हो सकता है, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टॉक्स को होल्ड करते हैं और स्टॉक्स डिविडेंड जब अनाउंस करती है, देती है, तो वो डिविडेंड वापस से री इन्वेस्ट किया जाता है स्कीम के अंदर। अब वो री इन्वेस्ट हुआ या नहीं हुआ, ये कैसा पता चलेगा? ये हम कैसे माने, या कौन जानने क्या हुआ या नहीं हुआ? तो देखिए, जो डिविडेंड का पैसा मिलता है वो उसी स्कीम का जो बैंक अकाउंट है उसी में क्रेडिट होता है। ये बात आप जान लो कि जो स्कीम के नाम से वो स्टॉक होल्ड है, उसी स्कीम के बैंक अकाउंट में, जो अकाउंट उस नाम से है, उसी में वो पैसा आता है। और वो पैसा वहां पे आता है तो वो डायरेक्टली उसी के एयूएम में ऐड हो गया, उसी के कैश परसेंटेज में ऐड हो गया। अब उस कैश से अभी खरीदना है स्टॉक्स को या अगले महीने खरीदना है, ये फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो प्रोसेस है वो वही है कि जो भी डिविडेंड का पैसा आता है वो एयूएम में ऐड हो जाता है। अब ये हुआ या नहीं हुआ, अब देखिए, हम तो सीधा इस चीज को एनालाइज नहीं कर सकते, लेकिन म्यूचुअल फंड्स जो है वो अपनी ऑडिट करती है, अपनी खुद से भी ऑडिटिंग करती है, ऑडिट का रिपोर्ट भी सबमिट करती है। क्या इसके अलावा, ये तो एक तो म्यूचुअल फंड कंपनी खुद अपना ऑडिट कराती ही है, सेबी जो है टाइम टू टाइम सरप्राइज ऑडिटिंग भी कराती है। साथ ही साथ कभी कभी इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग भी कराती है। सीधा एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि हमें म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री वाइज ऑडिटिंग करना है, कौन कौन से हैं ऑडिट फर्म्स जो कि इसमें अपना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इंडिपेंडेंट बॉडी भी ऑडिट करती है म्यूचुअल फंड्स की। तो अगर ऐसा कुछ झोल झाल कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम करेगी तो वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में उसको इधर उधर कर देगी। लेकिन जो सरप्राइज ऑडिटिंग होती है या इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग जो होती है, उसके अंदर वो लोग पकड़े जाएंगे एंड देन फिर पेनल्टी पे पेनल्टी लगेगी। तो ये चीज है, ये झोलझाल नहीं करती है। मतलब ये झोल करना तो सबसे, मतलब यहाँ तो आराम से पकड़ा जा सकता है ना
ऐसा झोल अगर करेगी म्यूचुअल फंड कंपनी तो वो आराम से पकड़ी जाएगी और फिर परेशानी उन्हीं को होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको लेके हम टेंशन फ्री रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्र चौधरी जी का क्वेश्चन है, सर प्लीज प्राइम लोकेशन प्लॉट रिडीम म्यूचुअल फंड, आई हैव प्रॉफिट 5 लाख। 5 लाख का प्रॉफिट है म्यूचुअल फंड में, कह रहे हैं रिडीम करके प्राइम लोकेशन पे प्लॉट ले ले। देखिए प्राइम लोकेशन पे लेने से मतलब नहीं है, अगर आप बिजनेस की तरह इसको करना चाहते हैं बाई सेल, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा लोकेशन प्राइम होने वाला है। जो लोकेशन प्राइम हो गया उस रियल एस्टेट में फिर आगे मतलब ग्रोथ तो होती है धीरे धीरे करके, लेकिन उतनी तेजी से ग्रोथ नहीं होगी, समझ रहे हो ना। तो वो फिर इन्वेस्टमेंट की तरह हो गया, धीरे धीरे ग्रो करते रहेगा। अगर रियल में रियल एस्टेट से पैसा बनाना है तो हमें ऐसी लोकेशन ढूंढनी है जो फ्यूचर में प्राइम हो सकती है। जैसे स्टॉक मार्केट में हमें ऐसा स्टॉक ढूंढना होता है जो कि फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकता है, फ्यूचर में जिन कंपनीज के अंदर ग्रोथ हो सकती है। जिस कंपनी के अंदर पीछे ग्रोथ हो गई उसकी ग्रोथ तो आगे चल के अब वो लार्ज हो गई कंपनी तो स्लो ही होगी ना। तो जैसे प्लॉट में आप प्राइम लोकेशन की बात कर रहे हैं, वैसे स्टॉक मार्केट में रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस ये सब हो गया। तो वैसे ही प्राइम लोकेशन पे नहीं लेना, प्राइम लोकेशन जो बनने वाला है वहां पे लेना, तो वहां पे हैवी ग्रोथ होगी। तो मेरे ओपिनियन में तो यही है, एनी डे जो बिजनेस है वो इन्वेस्टिंग से ज्यादा पैसा बना के देता है डायरेक्ट जब हम बिजनेस करते हैं तो। और अगर इन्वेस्टिंग की बात हो रही है तो इन्वेस्टिंग में तो फिर वो आप अगर आप कर सकते हो तो ही करना, क्योंकि रियल एस्टेट में जैसे ही हम घुसते हैं बहुत सारी परेशानियां आ जाती है, स्कैम से लेके पेपर वर्क से लेकर टैक्सेस काफी हेवी से लेकर लोकेशन सिलेक्शन तक काफी सारी परेशानियां है। तो सोच समझ के ही विड्रॉ करना और इन्वेस्ट करना रियल एस्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमित कुमार जी की तरफ से, आशु सर बुरा ना मानो अगर हमने गोल्ड में लगाया होता ना तो क्या से क्या हो गया होता है, आपकी बात सुनकर हमने स्मॉल कैप में लगा दिया और इसकी जगह गोल्ड खरीद लिया होता तो कितना बढ़ गया होता। देखिए काफी सारे लोगों के मन में ऐसा क्वेश्चन है कि उन्होंने इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है मेरी ही बात से मेरी वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर कर लिया और एक साल में इक्विटी ने रिटर्न दिया नहीं, गोल्ड ने काफी रिटर्न दे दिया। तो ऐसा जब इन्होंने कहा कि आपकी बात सुन के इक्विटी में कर लिया, गोल्ड में क्या होता तो करोड़पति बन जाता, तो देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अभी से एक साल पहले ना आप लोग ये कह रहे थे कि इक्विटी में ही करना है, और आज से एक साल बाद फिर आप यही कहोगे कि इक्विटी बेस्ट है। अभी आपको इक्विटी अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इक्विटी ने बुरा किया और गोल्ड ने अच्छा किया। तो कब इक्विटी अच्छा करेगा, कब गोल्ड अच्छा करेगा, कब रियल एस्टेट अच्छा करेगा, कब डेट सबसे बेहतर परफॉर्मर होगा, सब अगर गिर जाए तो डेट ही बेस्ट परफॉर्मर होगा, तो ये तो भगवान के अलावा और किसी को पता नहीं है। हम तो अपना एसेट एलोकेशन को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक साल के लिए स्मॉल कैप फंड ने, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि मेरा कोई वीडियो एक वर्ड कहीं ऐसा नहीं निकला होगा कि आप एक साल के लिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। अगर मेरी बात मानकर कोई इन्वेस्ट करता है तो 10+ ईयर से तो नीचे का वो स्मॉल कैप में सोच ही नहीं सकता, कभी मैं बात ही नहीं करता। तो हम 10 साल बाद बात करेंगे कि 10 साल में स्मॉल कैप ने क्या पैसा बना के दिया और 10 साल में गोल्ड ने क्या पैसा बना के दिया, हम इसकी बात करते हैं। एक साल के लिए इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लार्ज कैप हाइब्रिड के अंदर भी नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, और आप स्मॉल कैप की बात करो कि एक साल में गोल्ड में कर दिया होता तो करोड़पति बन के रहते। भाई ऐसा नहीं होता है, इसी को रिसेंसी बायसनेस कहते हैं। आज मान लो आप इक्विटी से सारा गोल्ड में मूव कर जाओगे, एक साल बाद जब इक्विटी अच्छा करेगी तो फिर आप किसी के वीडियो पे यही कमेंट करते रहोगे कि आपने कहा था गोल्ड में मूव कर जाने के लिए, गोल्ड में मूव कर गया, एक साल पहले इक्विटी में ही रहा होता तो करोड़पति बन गया होता। तो ये सब डायलॉग बाजी करने से अच्छा है पेशेंस के साथ बने रहे मार्केट के अंदर में, अपना एसेट एलोकेशन को फॉलो करें। मिनिमम 7 ईयर्स, 5 to 7 ईयर्स आप बिताओ, 7 साल के बाद आपको इक्विटी का जादू खुद ब खुद दिखने लगेगा। एक साल में इन्वेस्ट करके चले 2-3-4 साल तक तो चलेगा ही नहीं, ऊपर नीचे। अभी ऊपर चला भी जाता है, मान लो 3 साल बाद फिर कोई करेक्शन का फेज आएगा तो वहां पे फिर आपका नीचे आएगा। तो 5 साल से पहले तक तो कुछ दिखता ही नहीं है, 5 साल के बाद कुछ कुछ दिखना शुरू होता है और 7 साल के बाद मैजिक की तरह दिखना शुरू होता है। तो इस चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा और भरोसे के साथ फॉलो करना पड़ेगा। भरोसा कैसे करें? जो रिसर्च रिपोर्ट्स आती है इंडिया के बारे में उसको पढ़ें, अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की, उससे भरोसा आप कर सकते हैं। हिस्ट्री में क्या सारी चीजें हुई है उसको स्टडी करें, उससे आप भरोसा कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है भरोसा तो फॉलो करिए इस चीज को, नहीं तो 10 साल बाद भी आप पछताएंगे बैठ के।